जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए अपनी जिद को जो है मजबूत कीजिए और अपने जो है सफ़र में निकल पड़िए। जब तक सफ़र नहीं मिल जाता, जब तक सफलता नहीं मिल जाती, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हम कितनी बार भी हार जाएं, हम कितनी बार भी असफल हो जाएं, लेकिन फिर भी हम लगातार जो है एक बार फिर से प्रयास करते रहेंगे, फिर से एक बार खड़े होंगे और अपनी सफलता को पा कर रहेंगे। तो जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है, तब तक हमें रुकना नहीं है, निरंतर बढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहना है। मैंने आपको ये भी लाइन बताई थी कि असफलता आपको बेहतर बनने का मौका देती है। जब आप असफल हो जाते हैं तो आपको और बेहतर बनने का मौका मिलता है कि इस बार आप अपने आप को और बेस्ट करेंगे और इस बार आप और अच्छा करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल आपको जो है कितनी बार भी आप हार जाएं, लेकिन आपको अपनी सफलता को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है और एक दिन जरूर आपको सफलता मिल के रहेगी, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो चलिए भाई, इन्हीं लाइनों के साथ में आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड रिलेशन, जिसे कहते हैं रक्त संबंध। अर्थात जो हमारा एक खून का रिश्ता होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज जो है हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं ब्लड रिलेशन के। ब्लड रिलेशन टॉपिक बहुत टफ टॉपिक लगता है, बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है, जबकि मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में सबसे आसान टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब आपका रक्त संबंध। अब रक्त संबंध का मतलब जो आपका एक फैमिली रिलेशन है, चाहे आप हों चाहे मैं हूं, तो जो एक फैमिली रिलेशन है उसी के बारे में बात होती है। उसके अलावा आपके भाई उसके अलावा रिलेशन आएगा क्या? जो आपका रिलेशन है, जो आपका एक फैमिली जिसे ट्री कह सकते हैं, उसी रिलेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्लड रिलेशन की लैंग्वेज को समझना। ब्लड रिलेशन जो आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को आप जब पढ़ते हैं, अगर पढ़ करके आप उसकी लैंग्वेज को समझ गए तो आप तुरंत आंसर दे पाते हैं। तो बात अगर हम ब्लड रिलेशन की करें, ठीक है ना, रक्त संबंध की करें, तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले जिस चीज पर बात होती है वो होती है आपकी जेंडर। ठीक है ना, जब तक ब्लड रिलेशन में भाई जेंडर डिफाइन नहीं होगा, तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। तो यहां पर देखो, बात जैसे ही ब्लड रिलेशन की आती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर की। सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर की। ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन अर्थात आपका क्या हो गया, रक्त संबंध। ठीक है, खून का जो रिश्ता है, रक्त संबंध। अब खून का रिश्ता किससे होता है भाई? अपनों से होता है। जो आपके अपने हैं उन्हीं से आपका जो है रक्त का संबंध है, खून का रिश्ता है। अब आपके अपने कौन हैं? आपके पिता, आपकी माता और आपके जो चाचा हैं, आपकी जो बुआ हैं, आपकी जो मामा हैं, जो मामी हैं, सब अपने ही तो हैं आपके। तो बात यहाँ पर आती है कि अगर जो क्वेश्चन आपसे ब्लड रिलेशन में पूछे आते हैं, अगर उन क्वेश्चनों को पढ़ के आप आंसर दे पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट आप आंसर दे दीजिए। लेकिन अगर आपको पढ़ करके आंसर नहीं दे पा रहे तो फिर उसका बनाना पड़ेगा आपको डायग्राम। और डायग्राम बनाने के लिए कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि भाई कैसे डायग्राम हम बनाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले बात होती है जेंडर की। ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट, जब तक जेंडर डिफाइन नहीं तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं। ठीक है ना, सामने एक छोटा सा बेबी बैठा है, आप कहते हैं भाई बड़ा क्यूट बेबी है। क्या ये कहते हैं क्या कि बड़ा क्यूट गर्ल या बड़ा क्यूट बॉय है?
लेकिन जैसे ही आपको जेंडर डिफाइन हो जाता है आप तुरंत कहते हैं बड़ा क्यूट गर्ल, बड़ी क्यूट गर्ल है या बड़ा क्यूट बॉय है। तो जब तक जेंडर डिफाइन नहीं तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं। जेंडर की बात करें तो भाई दो ही जेंडर के बीच रिलेशन है, मेल और फीमेल, ठीक है ना। तो अब देखो, जब आपको अगर डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ जाती है तो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले जेंडर की बात होती है। सबसे पहले जेंडर की बात होगी, और जेंडर की जब बात होगी तो एक मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल। तो सामने जो पर्सन है, अगर आपको लगता है कि वो है मेल है, आपको लगता है कि वह मेल है तो आप उसके ऊपर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फीमेल है तो आप माइनस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है ना। ये कोई ऐसा नहीं कि नहीं यही पर्टिकुलर यही लगाया जाएगा, ये तो हम अपने लिए लगाते हैं कि हमको क्लियर हो गया कि सामने बैठा जो पर्सन है, सामने जो खड़ा पर्सन है वो मेल है कि फीमेल है, ताकि ऐसा ना हो कि जब हम क्वेश्चन का फिर लास्ट में जब आंसर देने की बारी आए तो हम ये भूल जाएं कि ये सामने वाला पर्सन मेल है कि फीमेल है। तो इसलिए जो है मेल के लिए क्या लगा देंगे प्लस, और फीमेल के लिए माइनस। तो ये तो बात हो गई जेंडर की। अब एक बात और होती है भाई, वो आती है बात जनरेशन की। किसकी बात आती है? जनरेशन की, अर्थात जिसे हम बोलते हैं पीढ़ी। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बात करूं, अब मैं और मेरा जो भाई है, चाहे वो मुझसे छोटा हो चाहे मुझसे बड़ा हो, मेरी जो सिस्टर है चाहे मुझसे छोटी हो चाहे मुझसे बड़ी हो, हम सब एक जनरेशन के हैं। लेकिन अगर मैं अपने पिता की बात करूं तो मेरी माँ मेरे पिता मुझसे एक जनरेशन ऊपर है। अगर मैं अपने ग्रैंडफादर की बात करूं अर्थात दादा दादी की बात करूं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की बात करूं तो मुझसे वो 2 जनरेशन ऊपर हैं। अगर मैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की बात करूं अर्थात परदादा की तो मुझसे वो 3 जनरेशन ऊपर हैं। इसी प्रकार से अगर मैं अपने सन की बात करूं, मेरे पुत्र की अगर बात हो तो मुझसे 1 जनरेशन नीचे है। तो यहाँ पर जो है बात जब जनरेशन की आती है, बात जब जनरेशन की आती है और आप डायग्राम बनाते हैं, तो जब जो है ब्रदर सिस्टर की बात हो अर्थात इक्वल जनरेशन की बात हो, जब इक्वल जनरेशन की बात हो, जब इक्वल जनरेशन की बात हो तो उसको हम जो है दर्शाते हैं एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से। और जब जनरेशन गैप की बात आ जाए, जब जनरेशन गैप की बात आ जाए तो उसको हम जो है दर्शाते हैं एक वर्टिकल लाइन से, ठीक है ना। किससे दर्शाते हैं? वर्टिकल लाइन से। जैसे कहा जाए कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो आप कैसे बनाएंगे? ए और उसके बगल में किसको बैठाएंगे? बी को, और ए के ऊपर क्या लगा देंगे? प्लस, क्योंकि उसमें कहा गया कि ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो ए और बी को आप ए और बी का डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे। अगर यहीं पर कहा जाता कि सी इज फादर ऑफ बी, अगर कहा जाता कि सी इज फादर ऑफ बी तो सी को आप कैसे बनाते? सी यहाँ पर, सी के ऊपर प्लस, और बी को अब आप नीचे रखते, बी को अब आप नीचे रखते, क्योंकि भाई देखो अगर एक जनरेशन नीचे का तो उसको हम नीचे लिखेंगे, अगर जनरेशन ऊपर का है तो ऊपर लिखेंगे। जैसे कहा गया सी इज द फादर ऑफ बी, तो आपने कहा कि सी जो है बी के पिता है, उससे एक जनरेशन ऊपर है तो ऊपर उसको लिख दिया। अगर यही होता कि ई इज द सन ऑफ बी, अगर होता कि ई इज द सन ऑफ बी तो ई को आप कहाँ रखते? बी के नीचे रखते। ई को आप कहाँ रखते? बी के नीचे रखते। तो जनरेशन अगर इक्वल है तो उसको आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से, और अगर जनरेशन गैप है तो उसको जो है आप वर्टिकल लाइन से दर्शाते हैं डायग्राम बनाने में, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो जेंडर मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, जनरेशन इक्वल जनरेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, और जनरेशन गैप आपका वर्टिकल लाइन के द्वारा आप दर्शाते हैं जब डायग्राम आपको बनाने की जरूरत होती है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो एक बात ध्यान से और सुनिए, एक रिलेशन ब्लड रिलेशन में ऐसा होता है कि जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, और वो रिलेशन होता है आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, अर्थात पति पत्नी का रिलेशन, या कह सकते हैं P² का रिलेशन।
तो पति पत्नी के रिलेशन को, पति पत्नी के रिलेशन को, पति और पत्नी के रिलेशन को, पति पत्नी के रिलेशन को हम दर्शाते हैं किस लाइन के द्वारा? हम दर्शाते हैं इसको डबल लाइन के द्वारा। पति पत्नी के रिलेशन को हम दर्शाते हैं जो है डबल लाइन के द्वारा। और पति पत्नी का रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है कि जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का आप अपने आप कर सकते हैं, बाकी कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने कहा कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब आप क्या ये बता सकते हैं कि बी ए का कौन है? भाई मैंने केवल इतनी लाइन आपसे कही कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। अब आपसे पूछा गया कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी का ए से क्या संबंध है, बी ए से कैसे संबंधित है? तो अब आपके दिमाग में एक बात तो है कि भाई ए और बी दोनों आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन, सॉरी दोनों आपस में भाई भाई भी हो सकते हैं, दोनों आपस में भाई बहन भी हो सकते हैं। चूंकि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपके या मेरे पिता की दो संतानें हैं, तो दो संतानों में तो आपका पुत्र भी आता है, पुत्री भी आती है। ऐसा तो है नहीं कि संतान में केवल पुत्र आएगा, पुत्री नहीं आएगी। तो इसलिए जो है बी जो है अब ए का भाई है कि बहन है, कांट से मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आपने स्टेटमेंट केवल इतना ही कहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो ये तो क्लियर है कि ए बी का भाई, लेकिन बी ए का कौन है? उसकी बहन है कि उसका भाई है? अच्छा, ये भी क्लियर है कि भाई या बहन में से कोई एक है, लेकिन कौन है मुझे नहीं पता। ठीक है ना? अब देखो, अगर मैं यही आपसे कहता कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मैं कहता कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो तुरंत आप कहते बी इज द वाइफ ऑफ ए। अगर मैंने कहा कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो आप तुरंत कहते कि बी इज द वाइफ ऑफ ए। तो अगर ए का जेंडर डिफाइन तो बी का आपने तुरंत डिफाइन कर दिया। तो हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिलेशन होता है ब्लड रिलेशन में, जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं होता जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन दूसरे का आप कर सके, चाहे कोई भी रिलेशन आपका ब्लड रिलेशन में क्यों ना हो। केवल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि यदि एक का जेंडर आपको पता है, दूसरे का अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हैं। तो जेंडर के लिए मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, जनरेशन इक्वल हॉरिजॉन्टल लाइन से, गैप वर्टिकल लाइन से, पति पत्नी के रिलेशन को हम डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। इतनी सारी बातें हैं, आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये तो इंस्ट्रूमेंट वो हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे जब डायग्राम को हम बनाएंगे। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। अब जरा हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कितने प्रकार के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं जो है ब्लड रिलेशन में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। ठीक है ना? अर्थात प्रश्नों के प्रकार की। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में हम 3 टाइप से क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला जो है आपका फर्स्ट जो आपका टाइप है वो है जो है फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन, फैमिली ट्री और चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसे हम रिलेशन पजल भी कह सकते हैं। ठीक है ना? इसे जो है रिलेशन पजल भी कह सकते हैं, रिलेशन पजल बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका जो है फैमिली ट्री और चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको पूरा का पूरा एक सारा रिलेशन दिया गया है। ठीक है ना? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया और उसमें सारे के सारे रिलेशन आपको बता दिए गए किसका किससे क्या रिलेशन है। तो ये जो है आपका फर्स्ट टाइप में होगा फैमिली ट्री और चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, या इसे हम रिलेशन पजल भी कह सकते हैं। जब नाम पजल का आ गया तो भाई एक बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन 3-4 पेज का क्वेश्चन, नहीं, मुश्किल से आधे पेज का या 1 पेज का क्वेश्चन।
जिसमें आपको हर एक का रिलेशन डिफाइन होगा, ठीक है ना, हर एक का रिलेशन डिफाइन है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पहला टाइप होगा। दूसरे टाइप में हम पढ़ेंगे, जो सेकेंड टाइप रहेगा हमारा, वो हम पढ़ेंगे इंट्रोड्यूसिंग और पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, इंट्रोड्यूसिंग और पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें होता है कि ए ने बी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह उसके भाई का बेटा है, तो बताइए कि ए का बी से क्या रिलेशन है। तो दूसरा जो टाइप होगा हमारा इंट्रोड्यूसिंग और पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। और तीसरा जो हम टाइप पढ़ेंगे, जो हमारा थर्ड टाइप होगा, वो होगा आपका कोडेड रिलेशन, वो होगा जो है आपका कोडेड रिलेशन, ठीक है ना, कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे दिया कि a प्लस बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b, a माइनस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b। फिर आपसे क्वेश्चन उस सिंबल पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे कोडेड रिलेशन, ठीक है ना। तो ये थ्री टाइप से हमको ब्लड रिलेशन थ्री टाइप्स में पढ़ना है, फैमिली ट्री और चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, या फिर उसको हम रिलेशन पजल भी कह सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग और पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, और जो है कोडेड रिलेशन, ठीक है ना। ये थ्री टाइप से जो हमको क्वेश्चन पढ़ने हैं ब्लड रिलेशन में। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि अगर आपको जो है चार्ट बनाना है या डायग्राम बनाना है तो किन किन इंस्ट्रूमेंट का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, और अगर जनरेशन की बात आए तो इक्वल जनरेशन तो जो है हॉरिजेंटल लाइन, और जो है जनरेशन गैप तो जो है आपका क्या आ जाएगा, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये थ्री टाइप से क्वेश्चन हमको ब्लड रिलेशन में पढ़ने हैं। ये तो बात हो गई जो है ब्लड रिलेशन की, कैसे आप जो है चार्ट को अगर बनाना है तो किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितने प्रकार के क्वेश्चन हमें वहाँ पे पढ़ने हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि फैमिली जो आपका ट्री है वो किस प्रकार से बनता है, जो रिलेशन है वो किस प्रकार से बढ़ता है, जिसे हम रिलेशन ट्री भी कहते हैं या फैमिली ट्री भी कहते हैं, वो किस प्रकार से बढ़ता है, जिसे हम वंशानुगत प्रणाली कहते हैं। कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मेरे पिता हैं उन्होंने अपने पिता के वंश को आगे बढ़ाया, अब मैं अपने पिता के वंश को आगे बढ़ा रहा हूं, जो मेरा पुत्र आएगा वो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। तो जो एक आपका फैमिली ट्री है, जो जनरेशन ट्री है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, किस प्रकार से वो बनता है, उसको जरा समझ लेते हैं, ठीक है भाई। अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन दो ही वर्ग में डिवाइड होता है। हम जब धरती पर अवतरित होते तो हमने केवल दो लोगों को जाना, एक अपनी माँ और एक अपने पिता। तो एक रिलेशन चला गया पैटर्नल में और एक रिलेशन चला गया मैटरनल में, और भाई तीसरा कोई तो रिलेशन है नहीं। हाँ, जब शादी होगी तब तीसरा रिलेशन आएगा, तब आपका तीसरा रिलेशन भी बनेगा, मैटरनल, पैटर्नल, और एक जो वाइफ के जो फैमिली है उसके साथ जो रिलेशन है। तो वही सब रिलेशन तो आपको यहाँ पढ़ने हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए, कुछ पॉइंट पहले आप और समझ लीजिए। उनमें से पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे, तो सबसे पहले आप अपने आप को वहां पर मानिए कि अगर आप हैं वहां पर तो क्या रिलेशन निकल के आता है। क्वेश्चन को करने का जो तरीका है उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर क्वेश्चन आप करें चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो फर्स्ट टाइप हो, चाहे सेकंड टाइप, चाहे थर्ड टाइप, जब रिलेशन की बात आती है, जब आपको आंसर दे रहे हैं आप, तो अब आंसर नहीं दे पा रहे हैं, सर आंसर क्या निकला है समझ ही नहीं आ रहा, तो वहां पर आप अपने आप को रख के देखिए। आप जो है हर एक रिलेशन को जानते हैं, आपके अंकल कौन है, आपकी आंटी कौन है, आपके मैटरनल अंकल कौन है, आपके मैटरनल आंटी कौन है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, हर एक रिलेशन आप जानते हैं। तो जब आप अपने आप को वहाँ पे रखेंगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा।
तो अब चलिए थोड़ा सा रिलेशन जो फैमिली ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा धुंधला फिगर होगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपको थोड़ा सा दिखाई पड़े, ठीक है ना, देखने की जरा कोशिश करिएगा। एक हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े इसको देखने के लिए। तो देखो जरा, यहाँ मैंने कोशिश की है एक फैमिली ट्री को बनाने की। तो यहाँ पर देखो ये मैं हो गया, ये मैं हूँ, ठीक है ना, ये जो है ये मैं हूँ और ये मेरी वाइफ है, ठीक है ना, ये मैं हूँ और ये मेरी वाइफ है। अब देखो दो तरीके से रिलेशन बढ़ता है। एक तो मेरा रिलेशन मेरे माता पिता से क्या है, और एक मेरी वाइफ का रिलेशन मेरे माता पिता से क्या है। मेरा रिलेशन मेरी वाइफ के माता पिता से क्या है, ठीक है ना भाई, यही तो है पूरा रिलेशन ट्री आपका। तो अगर हम यहां पर देखो तो देखो ये मैं हो गया, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है। अब देखो इधर का रिलेशन मेरा है, ये मेरी पत्नी का रिलेशन है। अब देखो ये मेरे जो मेरे माता पिता हैं वह मेरी वाइफ के क्या लगेंगे, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, मतलब क्या लगेंगे, सास और ससुर। तो भाई अगर पिता मेरे पिता हैं तो वो फादर इन लॉ, और जो मेरी माँ है वो मदर इन लॉ, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, अब देखो ये एक जनरेशन की बात है। अब अगर मेरे जो है भाई या मेरी सिस्टर की बात होगी तो मेरा जो भाई है वह मेरे बगल में बैठेगा, जो मेरा भाई है वह मेरे बगल में बैठेगा, जो मेरी सिस्टर है मेरे बगल में बैठेगी, और मेरा भाई मेरी वाइफ का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं देवर लगेगा। इसी प्रकार से जो मेरी वाइफ का जो भाई होगा, जो मेरी वाइफ का भाई होगा, ये मेरी वाइफ का भाई हो गया, वो मेरी वाइफ के बगल में बैठेगा, और मेरी वाइफ का जो भाई है वह मेरा ब्रदर इन लॉ लगेगा, मतलब साला लगेगा। अब देखो इंग्लिश में एक ही वर्ड ब्रदर इन लॉ, लेकिन हिंदी में अलग अलग वर्ड। हिंदी में साला बोलते हैं, ठीक है ना, पत्नी का भाई साला, और मेरा जो भाई है वो मेरी पत्नी का देवर लगेगा, ठीक है। अगर बड़ा भाई है तो भाई जेठ लगेगा, क्लियर है। और यहाँ पर जो है एक ही रिश्ता आता है, वाइफ का जो भाई वो मेरा साला लगेगा। मैं उसके लिए उसका क्या लगूंगा, मैं उसका उसके लिए क्या लगूंगा। तो आपने कहा कि भाई ये मेरी वाइफ है और ये मेरा मैं उसके लिए क्या लगूंगा, तो आपने कहा आप उसके लिए लगेंगे जो है बहनोई, अर्थात जिसे हम क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं ना सन इन लॉ, दामाद जिसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम कह सकते हैं जीजा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जीजा और बहनोई के लिए भी आप जो है किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो बहनोई है, बहनोई जिसे हम जीजा भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसके लिए ब्रदर इन लॉ ही होगा, सन इन लॉ नहीं होगा, ठीक है ना, उन्होंने गलती से बोल दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए जो है मेरा जो मेरी वाइफ के भाई के साथ रिश्ता है किसका है, ब्रदर इन लॉ का। ये सारे रिश्ते देखिए मैं आपको समझाता जा रहा हूँ एक ही बार में। तो इंग्लिश में एक ही वर्ड ब्रदर इन लॉ, चाहे वो वाइफ का भाई हो चाहे वो मेरा भाई हो, ठीक है ना। किसका, मेरा भाई किसके लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरी पत्नी का भाई मेरे लिए, और मैं जो है अपनी पत्नी के भाई के लिए क्या लगूंगा, ब्रदर इन लॉ। वहाँ पे भी बहनोई ही आएगा, लेकिन हिंदी में अलग अलग वर्ड, ठीक है ना। जीजा जैसे बोलते हैं, जब आप जाएंगे अपने ससुराल में तो आपको आपकी साली या आपका साला आपको जीजा बोलेगा कि जीजा जी आ गए भाई। तो जीजा जी जो है वो इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। अब अगर साला या साली है तो आप हिंदी में बोलेंगे साला है भाई, साली है, ठीक है ना। इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना। अगर जो है साला है तो ब्रदर इन लॉ, और अगर साली है तो सिस्टर इन लॉ, क्लियर है। अब जरा आते हैं, तो ये तो रिलेशन हो गया मेरा। अब देखो ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है। अब मेरे ये पिता के पिता हैं, ये मेरे पिता के पिता हैं, और ये मेरे पिता की माँ है, तो ये मेरी क्या हुई, ग्रैंड मदर। ये क्या हुए मेरे ग्रैंड फादर, ठीक है ना। अब मैंने आपको शुरुआत बताया कि भाई रिलेशन दो वर्गों में डिवाइड होता है, एक पैटर्नल एक आपका मैटरनल। तो ये अब माँ है तो इधर का रिलेशन मैटरनल, और ये मेरे पिता हैं तो इधर का रिलेशन पैटर्नल। तो देखो ये मेरे जो हैं पिता के पिता मेरे ग्रैंडफादर, उनकी जो वाइफ है अर्थात मेरी ग्रैंड मदर,
मेरे पिता की जो माँ है वो मेरी ग्रैंड मदर, मैं उनके लिए क्या लगूंगा, उनका ग्रैंड सन, अगर मेरी बहन है तो ग्रैंड डॉटर। ठीक है, अब देखो मेरे जो पिता हैं उनके जो भाई हैं वो क्या लगेंगे, मेरे अंकल लगेंगे, फादर्स ब्रदर। ठीक है ना, फादर्स जो है सिस्टर मेरी क्या लगेगी, तो आपने कहा आंट लगेंगी। और इनके जो हैं, इनके जो बच्चे हैं वो मेरे क्या लगेंगे, कजिन्स लगेंगे। ठीक है ना भाई, जो मेरे पिता हैं उनकी जो सिस्टर हैं वो मेरी आंट अर्थात बुआ लगेगी, और जो मेरे पिता उनके जो भाई हैं वो मेरे अंकल लगेंगे, चाचा लगेंगे। मेरे चाचा की जो वाइफ है मेरी चाची लगेगी, और उनके जो बच्चे हैं वो मेरे कजिन्स लगेंगे। ठीक है ना, कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर। ठीक है, और चचेरा भाई, चचेरी बहन। और जो मेरे फादर के जो सिस्टर हैं वो मेरी क्या लगेगी, तो आपने कहा जो है वो है क्या लगेगी, बुआ, उसे भी इंग्लिश में हम आंट ही बोलेंगे। ठीक है ना, और उनके पति क्या लगेंगे, फूफा, और जो है उनके बच्चे क्या लगेंगे, फुफेरे भाई, फुफेरी बहन। क्लियर है। अब देखो इसी प्रकार से अगर हम पैटर्नल मैटरनल में चलें तो मेरी माँ के जो पिता हैं मेरे क्या लगेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर अर्थात नाना, और जो उनकी वाइफ है तो मैटरनल ग्रैंड मदर अर्थात मेरी नानी। ठीक है ना, और यहाँ पर देखो जो मेरी माँ है, ठीक है ना, उनके जो मेरी माँ है उनके जो भाई हैं वो मेरे क्या लगेंगे, तो लगेंगे मैटरनल अंकल लगेंगे अर्थात मामा। और जो मेरे मामा हैं उनकी जो वाइफ है वो मैटरनल आंटी अर्थात मेरी मामी लगेंगी। उनके जो बच्चे हैं वो क्या लगेंगे, मेरे कजिन्स लगेंगे। ठीक है ना, कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो आंट फादर्स सिस्टर, ठीक है, ये तो आंट ही लगेंगी। ठीक है, मदर्स ब्रदर अंकल लगेंगे या मैटरनल अंकल। ठीक है, इनके जो बच्चे वो आपके जो है कजिन्स लगेंगे। इसी प्रकार से जब रिलेशन आगे बढ़ा, अब ये देखो मेरा पुत्र है, ठीक है ना, मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र की ये क्या है, तो ये डॉटर इन लॉ मतलब मेरी बहू। ठीक है ना, जैसे भाई मेरी वाइफ है, मेरे पिता की क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी, अर्थात ये मेरे पिता की क्या है, जो है बहू है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरा पुत्र, मेरे पुत्र की वाइफ मेरी क्या लगेगी, तो डॉटर इन लॉ मेरी बहू लगेगी। मैं उसके लिए क्या लगूंगा, तो फादर इन लॉ ससुर लगूंगा, मेरी वाइफ उसकी मदर इन लॉ। तो यही रिलेशन आगे बढ़ता जाएगा। अगर मैं वाइफ के रिलेशन में जाता हूँ तो वाइफ के जो पिता है मेरे क्या लगेंगे, फादर इन लॉ लगेंगे। उनकी जो माँ है मेरी क्या लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। मैं उनका क्या लगूंगा, सन इन लॉ लगूंगा, मैं उनका दामाद लगूंगा। तो यही सारा रिलेशन है जिसको आपको पढ़ना है, जिसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर ये पुत्र, अब इसके जो पुत्र का जो पुत्र है मेरा क्या लगेगा, ग्रैंड सन, अगर पुत्री है तो ग्रैंड डॉटर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मेरी पुत्री है तो पुत्री का जो हस्बैंड है मेरा क्या लगेगा, सन इन लॉ लगेगा। ठीक है ना, और ये जो है सिस्टर और ब्रदर इन लॉ लगेंगे। ठीक है, मतलब यही रिलेशन फिर से आगे बढ़ेगा ना। ठीक है ना, यही रिलेशन फिर से आगे बढ़ेगा। जो मेरा रिलेशन मेरी वाइफ के साथ था, उनके जो ब्रदर और सिस्टर के साथ था, वही रिलेशन फिर से आगे बढ़ेगा। अब ये मेरा पुत्र हो गया, ये मेरी पुत्री है, पुत्री के ये पति हैं, तो ये मेरे सन इन लॉ लगेंगे। मैं उनके लिए क्या लगूंगा, उनका फादर इन लॉ, और मेरी वाइफ उनकी जो है क्या लगेगी, मदर इन लॉ। और यही रिलेशन फिर से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है, जो ये मेरी डॉटर है, इनके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, इनकी जो सिस्टर है, ठीक है ना, वो क्या लगेगी, इनकी सिस्टर इन लॉ लगेगी। ठीक है, और अगर भाई है तो क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा। इसी प्रकार से आगे फिर से ये रिलेशन बढ़ता चला जाएगा। तो ये पूरा एक रिलेशन ट्री है जो सबके साथ फॉलो होता, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, सबका रिलेशन ट्री वही है, सबका रिलेशन एक ही है। ठीक है ना, तो इसलिए जब भी आप रिलेशन के क्वेश्चन को करें, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने आप को वहां पर जो है रखें कि भाई अगर आप होते तो क्या रिलेशन निकल करके आता। बहुत आसानी से और कम समय में आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अब जरा कुछ रिलेशन समझ लेते हैं, भाई किसको क्या बोला जाता है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है मदर्स आर फादर सन क्या है आपका, ब्रदर। ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिखाई पड़े। ठीक है,
यहाँ पे देखो आ जाओ, मदर्स आर फादर सन क्या हो जाएगा आपका भाई हो जाएगा। भाई आपके पिता या आपकी माँ का जो पुत्र है आपका भाई ही तो होगा। मदर्स आर फादर्स डॉटर आपकी क्या होगी सिस्टर होगी, आपकी बहन होगी। मतलब ये आपसे सारे रिलेशन बताए जा रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई माँ और पिता का जो पुत्र है वो आपका भाई लगेगा, माँ और पिता की जो पुत्री है वो आपकी बहन लगेगी सिस्टर। मदर्स और फादर्स ब्रदर आपके क्या लगेंगे अंकल। तो मदर्स अंकल मैटरनल अंकल और फादर्स ब्रदर पैटर्नल अंकल, ठीक है। मदर्स और फादर सिस्टर क्या लगेगी आंट लगेगी, ठीक है। जिसे हम हिंदी में बुआ और बुआ बोलेंगे जो है पिताजी की बहन को, और बुआ मौसी बोलेंगे माँ की बहन को, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड आता है आंट, ठीक है। आगे जरा आ जाइए, मदर्स आर फादर्स फादर क्या हो जाएंगे ग्रैंड फादर, ठीक है ना, और मदर्स आर फादर्स मदर ग्रैंड मदर, ठीक है। और देखो सन्स वाइफ जो पुत्र की पत्नी है वो क्या कहलाएगी डॉटर इन लॉ अर्थात बहू, ठीक है। डॉटर्स हस्बैंड क्या कहलाएंगे सन इन लॉ, ठीक है, दामाद, ठीक है। और हस्बैंड और वाइफ सिस्टर क्या कहलाएगी सिस्टर इन लॉ। जैसे मैंने कहा ना कि जब मेरी बात आई तो जो मेरी बहन है मेरी वाइफ की क्या लगेगी तो सिस्टर इन लॉ लगेगी, जिसे हम बोलेंगे हिंदी में ननंद, ठीक है ना। मेरा भाई मेरी वाइफ का क्या लगेगा तो जो है ब्रदर इन लॉ लगेगा, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे देवर, या जेठ भी कहीं कहीं आपको ऑप्शन में हिंदी में मिल सकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर वाइफ की बात करें तो वाइफ की जो सिस्टर है मेरी क्या लगेगी तो सिस्टर इन लॉ लगेगी अर्थात साली लगेगी, और उसका जो भाई है मेरा क्या लगेगा ब्रदर इन लॉ लगेगा। मैं उनके लिए क्या लगूंगा ब्रदर इन लॉ लगूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हस्बैंड और वाइफ सिस्टर सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर ब्रदर इन लॉ, ब्रदर सन नेफ्यू और ब्रदर्स डॉटर नीस, अंकल और आंट सन और डॉटर कजिन, ठीक है। सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ और ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, जिसे हम भाभी भी कहते हैं, ठीक है। देखो एक इंग्लिश में एक वर्ड से बहुत सारे हिंदी में वर्ड आते हैं, भाभी के लिए भी सिस्टर इन लॉ का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। भाई की पत्नी को आप क्या बोलेंगे भाभी बोलेंगे, तो भाभी के लिए भी जो है सिस्टर इन लॉ का ही प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं है कि सर अब तो वहाँ आंसर मेरा निकल के आ रहा है जो है भाभी, अब वहाँ तो कहीं दिया नहीं है। तो सिस्टर इन लॉ का मतलब साली ननंद और जो है भाभी, ये सारी चीज़ों में होता है, ठीक है, क्लियर। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर तो क्या हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर, जैसे मैं हूँ, ठीक है ना, और मैं अपने जो है जो मेरे ग्रैंड फादर है मैं उनके लिए क्या हूँ ग्रैंड सन। अब जो मेरा पुत्र है वो क्या लगेगा मेरे ग्रैंड फादर का ग्रेट ग्रैंड सन, अगर पुत्री है तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर, जिसे हम हिंदी बोल सकते हैं पर पोता या पर पोती, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिलेशन में आपको जो है वहाँ पर ध्यान देनी है, और यही सारे रिलेशन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि डायग्राम कैसे बनाना है, कितने टाइप से हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं, फैमिली ट्री किस प्रकार से आगे बढ़ता है, ठीक है, और रिलेशन को कैसे हमें डिफाइन करना है, रिलेशन कैसे आपका पैटर्नल में बढ़ता है, कैसे आपका मैटरनल में बढ़ता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, एज सन इज डीज ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन ऑप्शन केवल इंग्लिश में है, तो ऑप्शन में जहाँ दिक्कत होगी मैं आपको समझाता जाऊँगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। और बाकी मैंने आपको अभी तक सारी चीज़ें समझा रखी हैं कि इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो अगर आपका आंसर वहाँ पर जो है आ रहा है चाचा आ रहा है या जो है मामा आ रहा है, तो मामा में तो आपका मैटरनल अंकल ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या रहा है, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है।
तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर दे पा रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बात उनके लिए जिन्होंने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, लेकिन अब बात यहाँ पर आती सर समझ में नहीं आ रहा सर आंसर क्या होगा। तो अब बात उनकी जरा हो जाए कि भाई डायग्राम कैसे इसका हम बनाएंगे। तो जरा आते हैं डायग्राम को कैसे बनाते हैं, देखो समझते हैं। दिया है कि ए एंड बी आर ब्रदर्स। तो अब यहाँ पर देखो ए और बी दोनों भाई हैं, तो हमने यहाँ पे ए को लिखा, यहाँ पे बी को लिखा, ए के ऊपर भी प्लस लगाया, बी के ऊपर भी प्लस लगाया, और दोनों के ऊपर हमने एक ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। आपको याद होगा मैंने बताया था जब इक्वल जनरेशन की बात आएगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और दोनों अगल बगल बैठे जाएंगे। तो दोनों भाई हैं तो ए भी प्लस बी भी प्लस, और देखो सी और डी क्या है, बहनें हैं, सी एंड डी आर सिस्टर्स। तो अभी हमने यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे डी लिखा, और सी और डी के ऊपर हमने लगा दिया दोनों के ऊपर माइनस। यहाँ तक बात क्लियर। अब जरा और आगे बढ़ चुकी है। अभी ए और बी, सी और डी के बीच क्या रिलेशन अभी तक डिफाइन तो नहीं भाई, अभी तक तो इतनी ही बातें पता है कि ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। आगे जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है। दिया है कि एज सन इज डीज ब्रदर। ए का पुत्र डी का क्या है, भाई है। देखो भाई अब यहां से बातें क्लियर हो जाएंगी। ये ए है, ए का पुत्र मतलब ए के नीचे बैठेगा। ए का जो पुत्र है वह डी का भाई है। तो भाई डी और डी का भाई है, तो डी और सी दोनों बहनें हैं। डी और सी दोनों क्या है, बहनें, आपको पहले दिया है। ए और बी ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपस में भाई हैं। तो ये बताओ कि जो ए का पुत्र है वह जो है डी और सी का क्या है, भाई है। तो डी और सी ए के पुत्र की क्या है, बहनें हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ए है वह डी और सी का क्या है, पिता है। तो पूछ रहा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो बी जो है वह सी का क्या लगेगा, अंकल लगेगा, क्योंकि बी जो है वह ए के भाई हैं और भाई पिता के भाई क्या लगते हैं, अंकल। तो जो बी है वह जो है सी का क्या लगेगा, अंकल, अर्थात चाचा, क्या लगेंगे, चाचा, ठीक है ना। तो जो बी है वह सी के चाचा लगेंगे, अंकल लगेंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। जो बी है वह सी के चाचा लगेंगे, डी के चाचा लगेंगे, और जिनका भाई इनके भी चाचा लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला देखिए आपका जो है, अब ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट टाइप पर बेस्ड है। किस पर है, फर्स्ट टाइप पर, ठीक है। फर्स्ट टाइप मैंने आपको शुरुआत बताया, फर्स्ट टाइप में आपको हर एक पर्सन का जो है रिलेशन वहाँ पे क्लियर दिया होता है, किसका क्या रिलेशन है। जिसका क्लियर नहीं होगा वहाँ कांट से, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना। कि नहीं भाई ऐसा कहा गया कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब आप सोचेगा हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो आपने कहा सिस्टर। तो हम अपनी तरफ से कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे जब तक वहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन में उसके रिलेशन के बारे में कोई जानकारी ना दी गई है, ठीक है। चलिए जरा क्वेश्चन पे आ जाइए। अ फैमिली हैज़ अ मैन, हिज वाइफ, देयर 4 sons एंड देयर वाइफ्स। द फैमिली ऑफ एवरी सन आल्सो हैज़ 3 sons एंड 1 daughter. फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द होल फैमिली। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पर एक परिवार में एक आदमी है और उसकी पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक। अब इनके 4 बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे हैं, इसकी भी पत्नी है, ठीक। दूसरा बच्चा, इसकी भी पत्नी है, ठीक। तीसरा बच्चा, इसकी भी एक पत्नी है, और चौथा बच्चा, इसकी भी पत्नी है। 4 बेटे हैं और उनकी पत्नियां हैं, ठीक है ना। अब जरा आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी भी है। तो देखो भाई 3 बेटे हैं और 1 बेटी, 3 बेटे, 1 2 और ये हो जाएंगे 3,
3 बेटे हैं और 1 बेटी है। ये सब ये इसके भी परिवार में प्रत्येक के हैं, तो यहाँ भी जो है 3 बेटे और 1 बेटी है और 1 बेटी है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका जो है 3 बेटे और 1 बेटी, यहाँ पर भी जो है आपके जो है इसके भी 3 बेटे और 1 बेटी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पूरे परिवार में सदस्य पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जरा भाई देखो यहाँ पर पुरुषों की संख्या जरा ज्ञात करो भाई, कितने मेल हैं इस फैमिली में। तो आपने कहा 1 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। 5 के बाद हो जाएगा आपका 3 3 आपका 6 6 3 9 9 3 12। तो टोटल अगर हम मेल मेंबर की बात करें, टोटल अगर हम मेल मेंबर की बात करें तो 1 और 4 उसके हो गए बेटे, और प्रत्येक के 3 3 बेटे हैं। तो 3 3 6 3 9 3 12 12 ये हो गए। तो 12 4 16 1 17 मेल पर्सन है उस फैमिली में, 17 मेल पर्सन है, 17 मेल पर्सन है उस फैमिली में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। कितने मेल पर्सन हैं? 17 मेल पर्सन है। अगर फीमेल पर्सन की बात करें तो देखो 4 पत्नियां हो गई, 4 ये हो गई, 1 पत्नी ये हो गई, तो 4 1 5 और प्रत्येक के 3 1 1 पुत्री हो गई। तो 4 बेटे हैं तो 4 पुत्रियां हो गई और 4 उनकी वाइफ, तो 4 4 8 1 9। तो टोटल जो फीमेल पर्सन है वो 9 है और टोटल मेल पर्सन है 17 है। टोटल आपके फैमिली में 26 पर्सन हैं। टोटल फैमिली में कितने हैं? 26 पर्सन हैं। और यहाँ पे हमसे मेल पर्सन पूछा गया तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ए इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है कि नन ऑफ दीज है। देखो भाई कह रहा है कि ए इज बी सिस्टर। तो यहाँ पर अब देखो मैंने आपको पहले कह रखा है कि अगर क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर दे पा रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ करके क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अब हम बात उनकी करते हैं जिनको भाई पढ़ करके आंसर उनका नहीं आ पा रहा। तो जरा आते हैं भाई क्वेश्चन देखो, देखते हैं क्या है इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए इज बी सिस्टर, ए बी की बहन है तो हमने यहाँ पे ए बनाया, यहाँ पे बी बनाया और ए के ऊपर हमने लगा दिया माइनस, ठीक है। फिर आगे क्या है? सी इज बीज मदर, सी बी की माँ है, इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं। यहाँ पे ए इज बीज सिस्टर एंड सी इज बीज मदर, सी जो है वह बी की क्या है? माँ। तो आपने सी को ऊपर बनाया और सी के ऊपर आपने लगा दिया माइनस। बी के ऊपर आपने अभी तक कोई भी सिंबल नहीं लगाया, ना प्लस का ना माइनस का, क्योंकि अभी तक आपको बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ए बी की बहन है, सी जो है बी की माँ है, तो सी जो है वह ए की भी माँ है, ये भी क्लियर रखिएगा। आगे देखो क्या है? डी सी का पिता है, डी जो है वह सी का पिता है। अच्छा भाई, और इसको जरा नीचे ले आओ भाई ताकि रिलेशन को और ऊपर ले जा सके। यहाँ पे ए माइनस, फिर यहाँ पे हमने बी को लिख दिया और बी के ऊपर सी, बी के ऊपर सी यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे सी के ऊपर माइनस। डी जो है वह सी के पिता है, तो जो डी है इसको और ऊपर, और डी के ऊपर क्या लगा दिया? प्लस, ठीक है ना। डी के ऊपर क्या लगा दिया? प्लस। डी किसके पिता है? सी। ई जो है वह डी की माँ है, ई जो है वह डी की माँ है, तो ई भैया इसके भी ऊपर, ई जो है वह डी की माँ है, तो ई जो है सबसे ऊपर। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो अब पूछ रहा है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखें तो ए जो है वह सी की क्या है? ए जो है वह सी की डॉटर है, ए जो है वह सी की डॉटर है।
ठीक है ना। तो ए जो है वह सी की डॉटर है, तो ए जो है वह डी की ग्रैंड डॉटर है। ए जो है वह डी की क्या है, ग्रैंड डॉटर है। तो ए जो है वह डी की डी से ही तो पूछा है, तो ए डी की ग्रैंड डॉटर है। सॉरी, ए से डी से ही तो पूछा है, तो डी से आ जाएगा आपका ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर अगर ई से पूछता, अगर ई से पूछता तो ई से आ जाता आपका ग्रेट ग्रैंड डॉटर, पर पोती, ठीक है ना। तो यहां पर जो ए है वह डी की क्या है, ग्रैंड डॉटर है, अर्थात जो है पर पौत्री है या पर पोती है। क्लियर है। तो यहाँ पे ग्रैंड डॉटर आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर ई से पूछता कि ए का ई से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर आता, पर पोती आता। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन के आधार पे आपको डायग्राम बनाना है। और मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर दे पा रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ के आपका आंसर नहीं आ रहा तो फिर डायग्राम बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो ज़रा सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन से पहले एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है भाई, ध्यानपूर्वक आपको जानकारी को पढ़ना है। तो कुछ जरा ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं क्या दिया गया है। रवि इज सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर, साहिल इज सन ऑफ दिव्या हु इज मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। अशोक इज फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक। रवि अमन के पिता की बहन का बेटा है। साहिल दिव्या का बेटा है जो गौरव की माँ और अमन की दादी है। अशोक तान्या के पिता और रवि के दादा हैं। दिव्या अशोक की पत्नी है। तो अब जरा हम यहाँ पर बनाते हैं इस इंस्ट्रक्शन के आधार पर डायग्राम। देखो जरा, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि रवि जो है अमन के पिता की बहन का बेटा है। रवि जो है ये हो गया अमन, ये हो गया आपका अमन, ये हो गया अमन, अमन के पिता, ये हो गए अमन के पिता। ठीक है ना। अमन के पिता की बहन का जो है बेटा है कौन, रवि। बेटा है कौन आपका, रवि। क्लियर है। रवि इज सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। अमन के पिता की बहन का बेटा है कौन, रवि। तो ये अमन हो गया, ये अमन के पिता हो गए, पिता की ये सिस्टर हो गई अर्थात मेरी बुआ। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे अमन हूँ तो ये मेरी बुआ हुई और बुआ का ये मेरा भाई हुआ, अर्थात मेरा क्या लगेगा, कजिन ब्रदर लगेगा। ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर है। अब जरा आगे आ जाओ। फिर क्या कह रहा है कि साहिल दिव्या का बेटा है जो गौरव की माँ और अमन की दादी है। अर्थात जो दिव्या है वो कौन है, वह मेरे अमन के, अर्थात मैं अपने को माना ना अमन के जगह पर, तो वह जो है दिव्या जो है वह मेरी दादी अर्थात अमन की दादी है। तो यहाँ पर देखो, जो मैं दिव्या को जो है इस जो अमन के पिता हैं इनके ऊपर बैठाऊंगा यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं ताकि हम आसानी से चीज़ों को बना सकें। इसको ज़रा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे अमन हो गया, ये अमन, अमन, और ये हो गए अमन के पिता, ये अमन की सिस्टर, अमन के पिता की सिस्टर, और ये उसका पुत्र रवि, ये उसका पुत्र रवि। ओके। और अब जो है दिव्या, दिव्या जो है वह अमन के पिता की माँ है, अर्थात इसलिए कि अमन की दादी है ना दिव्या, तो भाई अमन की दादी कौन होगी, अमन के जो पिता उनकी माँ। ठीक है। और साहिल दिव्या का बेटा है, अर्थात जो साहिल है
वह अमन के पिता का भाई, ये हो जाएगा साहिल, ये हो जाएगा साहिल, ठीक है ना, साहिल है। जो गौरव की माँ और अमन की क्या है, साहिल दिव्या का बेटा है, और जो गौरव की माँ और अमन की दादी है। अर्थात जो अमन के पिता हैं, ठीक है ना, जो अमन के पिता हैं उनकी जो माँ है, ठीक है ना, उनके जो है दो बेटे हैं, एक का नाम साहिल है और एक का नाम गौरव है। भाई उनके दो बेटे हैं ना, एक का नाम साहिल और एक का नाम गौरव। तो अब यहाँ पर देखो मैं ये जो गौरव है, जो गौरव हैं वो जो है अमन के पिता हैं कि नहीं, इसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर हुई यहाँ तक? तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक इनके पुत्र और बनाते हैं और उसका नाम है आपका गौरव, उसका नाम है गौरव। चूंकि हमें क्लियर नहीं भी साहिल और गौरव में से जो है अमन के पिता कौन है, उसका नाम है गौरव, ठीक है ना। तो जो अमन के पिता हैं इनके जो है एक पुत्र आपका साहिल है और एक पुत्र आपका गौरव है, ठीक है। अशोक तान्या के पिता हैं, अशोक तान्या के पिता हैं और रवि के दादा हैं, अर्थात जो है रवि के दादा। तो यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि अशोक जो है वो तान्या के क्या है, पिता और रवि के दादा हैं। दिव्या अशोक की पत्नी है, दिव्या, ठीक है। और ये कौन है, ये दिव्या, ध्यान रखना, ये कौन है, दिव्या। दिव्या अशोक की पत्नी है, तो अशोक जो है वह दिव्या के हस्बैंड हो गए, अशोक जो है दिव्या के क्या हो गए, हस्बैंड हो गए, ठीक है। भाई दिव्या जब अशोक की पत्नी है तो अशोक जो है दिव्या के पति हैं। और अशोक तान्या के पिता हैं, अशोक तान्या के पिता हैं और रवि के क्या हैं, दादा हैं, ठीक है ना। तो अब देखो भाई गौरव और साहिल की एक सिस्टर भी है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, तान्या, इसका नाम क्या है, तान्या, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, तान्या। और तान्या का जो पुत्र है वो है आपका रवि। तो रवि के जो है ग्रैंडफादर कौन हो जाएंगे, आपके अशोक। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा डायग्राम बन के हो गया तैयार। दिव्या और अशोक आपस में क्या है, पति पत्नी हैं। तो दिव्या जो है रवि की क्या लगेगी, ग्रैंड मदर लगेगी, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये तो आपका डायग्राम बन के हो गया तैयार। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये है आपका पहला क्वेश्चन, इस इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड, हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या। रवि जो है दिव्या से किस प्रकार संबंधित है। तो आपने कहा कि रवि जो है तान्या का क्या है, बेटा है, और तान्या जो है वह अशोक की पुत्री है। तो रवि जो है वह अशोक और दिव्या दोनों का क्या लगेगा, ग्रैंड सन लगेगा। क्या लगेगा, ग्रैंड सन लगेगा, अर्थात पौत्र लगेगा, पोता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रैंड सन, क्या आ जाएगा, ग्रैंड सन। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि रवि का जेंडर डिफाइन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज गौरव वाइफ रिलेटेड टू तान्या। गौरव की पत्नी का तान्या से क्या संबंध है। अब देखो गौरव की पत्नी, ये गौरव है, गौरव की शादी हो गई, तो गौरव की जो वाइफ है, गौरव की जो वाइफ है वह तान्या की क्या लगेगी। तो आपने कहा सिस्टर इन लॉ लगेगी, अर्थात भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, अर्थात भाभी लगेगी, ठीक है ना। भाई गौरव, साहिल, अमन के पिता और तान्या सब ये आपस में क्या है, भाई बहन है। लेकिन ये क्लियर नहीं कि अमन के पिता कौन है, साहिल है कि गौरव है कि कोई और भी एक इनका भाई है, इसलिए हमने इनको अलग अलग बनाया। लेकिन एक बात ये क्लियर है कि चाहे अमन के पिता की वाइफ, साहिल की वाइफ और गौरव की वाइफ, ये तीनों जो है आपस में, ये तीनों तान्या क्या लगेंगे, सिस्टर इन लॉ ही लगेगी। तान्या भी उनकी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, अर्थात ननद लगेगी, ठीक है। तो यहां पर देखो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आंसर आ जाएगा जो है आपका सिस्टर इन लॉ। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है यहाँ पे जो है अभी जो आपका डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन है आपका
कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, देयर नेमली A, B, C, D, E and F. A and E are brothers. F is the sister of E. C is the only son of A's uncle. B and D are the daughters of the brother of C's father. 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं जिनके उनके नाम A, B, C, D, E और F हैं। A और E भाई हैं, F E की बहन है, C A के चाचा का इकलौता बेटा है, B और D C के पिता के भाई की बेटियां हैं। तो ये तो पूरा आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन के आधार पे बना लेते हैं डायग्राम। तो अब यहाँ पर एक क्लियर 6 बच्चे हैं A, B, C, D, E और F, ठीक है ना। उन 6 बच्चों के नाम हैं जो आपके फुटबॉल खेल रहे हैं, जिसमें से दिया गया है कि A and E are brothers और दिया गया कि F is the sister of E। तो आपने यहाँ पे A बनाया, यहाँ पे A बनाया, यहाँ पे E बनाया, A प्लस लगाया A के ऊपर, E के ऊपर भी प्लस लगाया, ठीक है ना। और F जो है वह E की सिस्टर है, तो F जो है वह A की भी सिस्टर है। ये तीनों आपस में भाई बहन। इतनी बात क्लियर। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे है कि C जो है वह A के चाचा का इकलौता बेटा है। अच्छा, इकलौता मतलब हो गया उसके अलावा दूसरा पुत्र उसके है ही नहीं। तो C के चाचा का इकलौता, C जो है A के चाचा, तो A के चाचा कौन हुए? A के पिता के जो भाई हैं उनका बेटा है कौन? C। और C अपने पिता का इकलौता पुत्र है, दूसरा उनके पुत्र नहीं है, ठीक है ना। 2 वर्ड समझिएगा, अगर कहीं लिखा मिल जाए कि ओनली 1 चाइल्ड, से आप मुझसे पूछे सर आप अपने पिता की कितनी संतानें हैं, तो मैंने आपसे कहा कि मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूं, ठीक है ना। ओनली 1 चाइल्ड, तो ओनली 1 चाइल्ड का मतलब हो गया कि दूसरा उसके पुत्र या पुत्री है ही नहीं। अगर मैंने आपसे कह दिया कि मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूं, तो आप ये समझ जाइए कि ना तो दूसरा मेरे कोई भाई है, ना दूसरे कोई मेरी बहन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूं, तो पुत्र दूसरा नहीं होगा लेकिन पुत्रियां हो सकती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपने पिता की एकमात्र पुत्री हूं, तो पुत्री दूसरी नहीं होगी, पुत्र हो सकते हैं। तो उसने कहा कि जो C है वह A के चाचा का इकलौता बेटा है, ठीक है ना, ओनली सन, ठीक है ना, ऑफ एज अंकल, ठीक है। तो पुत्र तो होंगे लेकिन पुत्रियां नहीं होंगी, अर्थात C की बहन तो हो सकती है, दूसरा कोई भाई नहीं होगा, ठीक है ना। अर्थात जो C है वह A का कजिन है। आगे देखो क्या कह रहा है कि B और D C के पिता के भाई की बेटियां हैं। B और D जो है वह C के पिता के भाई की क्या हैं? बेटियां हैं। तो यहां पर देखिए भाई, ये C है, C के ये पिता है, ठीक है ना, C के ये पिता है, पिता के भाई मतलब जो A और E और F के जो पिता है उनका एक भाई, और उनकी जो है बेटियां हैं कौन? आपकी जो है B और D, उनकी बेटियां हैं B और जो है D, ठीक है ना। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर है भाई। ये तीनों देखो, A के अंकल ये तो क्लियर है, लेकिन सोचना C के पिता का भाई, तो भाई अब ये नहीं कह सकते कि यही होगा कि अलग होंगे, ठीक है ना। तो भाई देखो यहाँ पर ये है कि हमने मान लिया कि वो अलग है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो है C के पिता और जो A के पिता हैं वो कितने भाई हैं, कहीं भी आपका नहीं दिया गया। तो यहाँ पर जो है C के पिता के भाई, ठीक है, हमने एक और मान लिया कि भाई तीसरे भाई, और उनकी जो बेटियां हैं वो B और D हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो देखो यहाँ पे 6 बच्चे थे भाई, A, B, C, D, E और F। तो यहाँ पर देखो एक बात और ध्यान रखना कि C की बहनें, C की तो कजिन ही होंगी B और D, C की तो कजिन ही होंगी B और D। अब यहाँ पर जो है F E की बहन है, A और E आपस में क्या है? भाई है, ठीक है ना। तो B और D भी जो है वो है A, E और F की क्या होंगी? कजिन होंगी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब जरा आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए है आपका इस जो है क्वेश्चन पर बेस्ड कि हाउ इज C रिलेटेड टू F।
सी एफ से किस प्रकार संबंधित है? सी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो आपने कहा सी ये है, एफ ये है, तो सी जो है एफ का कजिन है। सी जो है एफ का कजिन ब्रदर है या कजिन है, चचेरा भाई, कजिन ब्रदर। सी एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो आपने कहा कजिन ब्रदर, ठीक है ना, कजिन ब्रदर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका जो है ना बी नहीं ए आंसर आएगा, कजिन, ठीक है ना, उसका चचेरा भाई है। हाउ मैनी मेल प्लेयर्स आर देयर? वहाँ कितने पुरुष खिलाड़ी हैं? देखो बड़ा भाई, कितने मेल प्लेयर्स, कितने पुरुष खिलाड़ी हैं? तो खेलने में तो ये 6 ही बच्चे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, जिसमें आपके 3 मेल खिलाड़ी हैं, एक ए है, एक ई है, एक सी है। तो 3 आपके मेल जो है प्लेयर हैं, तो 3 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी फीमेल प्लेयर्स आर देयर? वहाँ कितनी महिला खिलाड़ी हैं? जरा देखो भाई, कितनी फीमेल प्लेयर्स हैं? तो आपने कहा कि फीमेल प्लेयर 3 हैं, एफ बी और डी। तो 3 जो है फीमेल प्लेयर है, 3 मेल प्लेयर हैं। तो यहाँ भी आपका 3 जो है ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी ए से किस प्रकार संबंधित है? अंकल, सिस्टर, नीस या कजिन? तो देखो अब यहाँ पर डी भी जो है वह ए की क्या है? कजिन ही तो है। क्योंकि हमें ये पता नहीं कि भाई ये तीनों अलग अलग हैं, भाई ये सी के पिता तो ए के पिता से अलग हैं, लेकिन जब उसको कहा गया कि जो है बी और डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं, तो सी के पिता के भाई, सी के जो पिता उनके भाई तो ए के भी पिता, ये दोनों आपस में तो भाई भाई हैं। अब ये तीसरा भाई उनके है, तीनों अलग अलग हैं, भाई ये दोनों एक हैं कि दोनों अलग अलग हैं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको जो है क्वेश्चन में नहीं दी गई। तो यहां पर अगर सही पूछा जाए तो भाई डी का ए से क्या रिलेशन होगा? सिस्टर का होगा, कजिन सिस्टर का होगा। तो आंसर तो इसका सही होना चाहिए कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि भाई अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो डी जो है वह एक की क्या लगेगी? कजिन सिस्टर लगेगी। और अगर ये दोनों एक हैं तो डी जो है वह एक की क्या लगेगी? सिस्टर लगेगी। तो यहां पर एक ऑप्शन और होना चाहिए कि डी का ए से क्या रिलेशन है। तो यहां पे एक ऑप्शन एफ बना लो, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या कांट से कह नहीं सकते। क्योंकि भाई देखो दोनों, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ना। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये तो क्लियर कि भाई सी जो है वह अपने, अर्थात जो है सी जो है वह ए के चाचा का लड़का है, तो सी तो क्लियर है कि एफ का क्या है? कजिन है। सी जो है वह बी और डी का भी कजिन है, क्योंकि अगर कजिन ना होता तो भाई सी की ही बहनें होती, लेकिन वहाँ पे कह रहा है कि सी के पिता के भाई की बेटियां हैं। तो अगर भाई उसके एक भाई और होगा, अगर ये 3 भाई होंगे तो जो बी और डी हैं दोनों कजिन लगेंगी, ए ई और एफ की। और अगर जो है ये दोनों एक हुए तो ये फिर आपस में क्या लगेंगे? सारे सिस्टर और ब्रदर लगेंगे। तो यहां पर जो है आंसर क्या होना चाहिए? सही, यहां पे आंसर होना चाहिए आपका कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर है? समझ में बात आई? तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।